हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की NNT पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा जैव प्रक्रम से संबंधित पेज संख्या 122 पर जो कुछ क्वेश्चन है उनको हल कराऊंगा। तो चलिए, इन क्वेश्चन को हल करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें, जिससे कि वीडियो आगे चालू किया जा सके। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर कर दें और एक साथ में लाइक करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि ये सभी NCERT वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य होते हैं। देख लीजिए, वाहन का मतलब होता है परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र के अंतर्गत हमारा आता है हृदय आता है, ठीक है, और रुधिर आता है, वाहिकाएं आती हैं और ठीक है वाहिनिकाएं आती हैं। रुधिर, वाहिकाएं और रुधिर इसके अंतर्गत आता है। तो हृदय का काम क्या होता है? हृदय एक पंप की तरीके से कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हवा भरने वाला पंप होता है, सेम टू सेम उसी तरीके से हमारा हृदय होता है। अब रुधिर वाहिकाओं में कौन कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले धमनियाँ होती हैं। इसका क्या काम होता है? तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करती हैं, यानी धमनियों में शुद्ध रक्त का संचार होता है। उसके बाद में क्या होता है? शिराएँ जो होती हैं इसमें विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसको वापस लाने का काम करती है, यानी शुद्धिकरण के लिए लाती हैं। कहाँ पर लेकर आती हैं? फेफड़ों में लेकर के आती हैं। तो रुधिर वाहिकाएँ जो हो गई वो दो प्रकार की हो गई, एक धमनिका, एक शिराएँ हो गई, ठीक है। और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियाँ क्या काम करती हैं? हृदय से सभी अंगों में रक्त को ले जाने का काम करती हैं, और शिराएँ क्या काम करती हैं? सभी अंगों से हृदय तक वापस रक्त को लाने का काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुद्ध रक्त धमनियों में और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। अगला क्या है? केशिकाएँ। धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कोई धमनी है, मान के चलिए इस तरीके से, कोई इस तरीके से धमनी है, तो ये छोटी छोटी यहाँ से पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इन सभी को कहेंगे हम लोग क्या? केशिकाएँ कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएँ कहा जाता है। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इन्हीं माध्यम से होता है। जैसे ये मान के चलिए हमारी क्या है, कोई भी हमारी धमनी है, ठीक है, इसके अगल बगल वाले जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर कोई पार्ट है, यहाँ पर कोई पार्ट है, ये सभी पार्ट को कौन, मतलब किसके माध्यम से रुधिर का आदान प्रदान होगा? ठीक है, तो इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से, ठीक है, इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से जो पदार्थों का विनिमय होता है आसपास वाली कोशिकाओं को, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे कि रुधिर या रक्त की बात कर लें तो यह परिसंचरण का एक माध्यम होता है जो कि निम्नलिखित चीज़ों से बना होता है। यानी रुधिर के भाग की बात कर लें तो रुधिर में सबसे पहला भाग होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की बात कर लें, क्या होता है? तो भोजन के अणुओं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि विलीन रूप में वहन करता है। यानी प्लाज्मा जो होता है वो छना हुआ रक्त होता है और इसके अंतर्गत भोजन के अणु आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ आता है, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। यानी इन सभी को घुलित रूप में ये लाने और ले जाने का काम करता है, ठीक है, किसके माध्यम से? प्लाज्मा। तो ये पहला भाग हो गया प्लाज्मा। अगला भाग है RBC। RBC को हम लोग फुल फॉर्म में रेड ब्लड कॉर्पसेल से बोला जाता है, लाल रुधिर कणिका बोला जाता है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक, ठीक है, प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो रेड कलर का होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है। अगला क्या है? WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ। तो ये क्या काम करती हैं? ये संक्रमण से लड़ने की सहायता करती हैं। यानी जो हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं ये हमारे शरीर को संक्रमित होने से बचाती हैं। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मार करके शरीर को स्वस्थ बनाने रखने का काम करता है। और याद रखिएगा, जो WBC होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है और RBC का जीवन काल 7 दिन का होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे क्या है कि प्लेटलेट्स रक्तदाब, ठीक है, रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और
रुधिर बाहर नहीं बह पाता है, तो उसको कौन काम करता है? प्लेटलेट्स काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पार्ट हो गए, याद रखिएगा सारे पार्ट याद कर लिए। रुधिर के पार्ट 4 होते हैं। ठीक है, कौन सा? प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, रेड ब्लड कॉर्पसेस और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, इन सभी के कार्य भी हम लोगों ने सीख लिया, जान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्तनधारी व पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक होता है? ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लें, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करना क्यों जरूरी होता है? ठीक है, तो हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने का काम करता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह बहुत लाभप्रद होता है। देखिए होता क्या है, जो हमारा हृदय होता है वो 2 भाग में, टोटल तो 4 लोब में बटा होता है, लेकिन 2 पार्ट में बांट लेते हैं इस तरीके जैसे दायां और बायां, यानी एक तरफ ऑक्सीजनित होगा यानी शुद्ध, एक तरफ अशुद्ध रक्त होगा। इससे क्या काम करेगा कि वो जो होता है वो मिलने से रोकता है, यदि शुद्ध में अशुद्ध नहीं मिलने पाता है। ठीक है, तो एक ये काम हो गया। और जितने भी जंतु होते हैं, पशु पक्षी और जो भी हमारे क्या होते हैं, उनमें तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी के कारण ये हमारा संभव हो पाता है। और क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है यानी स्तनधारी और ठीक है अन्य पक्षियों या जंतुओं का जो शरीर होता है उसमें अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अत्यधिक ऊर्जा कैसे मिलेगी? अगर हमारी ऑक्सीजनित जो हमारा शुद्ध रक्त होगा, ठीक है, वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेकर के जाएगा कोशिका के अंदर, तभी तो हमारी कोशिका से जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जलेगा, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होगी और तभी तो हमको एनर्जी प्राप्त होगी। इसलिए होता क्या है कि जो स्तनधारी पक्षियों में होते हैं, विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना आवश्यक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो बात कर लेते हैं, यानी पादप की बात कर ले। पादप में परिवहन तंत्र कैसे होता है? तो पादप में परिवहन तंत्र होता है पहला जाइलम ऊतक। ठीक है, जाइलम ऊतक सबसे पहली होती है। तो जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज लवण तथा जल इसके सभी भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जल किसके माध्यम से सभी भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। आगे क्या है कि जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं आपस में मिलकर के जल संवहन का निर्माण करती हैं। ठीक है, जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल सा बना लेती हैं जो पादपों के सभी भागों में सम्बद्ध होता है। यानी पहला हो गया जाइलम ऊतक, दूसरा फ्लोएम ऊतक है। इसमें क्या आता है कि भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी भागों तक फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम किसका संवहन करती है? भोजन और अन्य पदार्थों का। ठीक है, कहाँ से? पत्तियों से सभी भागों तक। ठीक, फ्लोएम ऊतक का काम होता है पहुँचाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, ये बताना है। ठीक है, तो जल तथा लवण मृदा से पत्तियों तक जाइलम कोशिकाओं द्वारा परिवहित होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि जड़, तने तथा पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं परस्पर जुड़कर संयोजी मार्ग बना लेते हैं। जड़ों की कोशिकाएं मृदा से लवण लेती हैं। ये मृदा तथा जड़ के लवणों की सांद्रता में फ़र्क उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए जल की निरंतर गति जाइलम में होती रहती है। एक परासरण दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा दबाव? परासरण दबाव उत्पन्न होता है। और जल व लवण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परासरित हो जाते हैं। ठीक है, परिवहित हो जाते हैं। देखिए होता क्या है, परासरण दाब का मतलब है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। यानी मान के चलो जैसे कोई चीज़ है, इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो क्या काम करेगा? ज़्यादा से कम की ओर चलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, कौन सा प्रेशर हो जाता है? परासरण दाब हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे क्या है कि बाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर हानि होती रहती है तथा चूषण बल उत्पन्न होता रहता है। भैया आपको मालूम है कि बाष्पोत्सर्जन का काम होता रहता है सभी जीवों में। ठीक है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो। ठीक है, अब देखिए जंतु में बाष्पोत्सर्जन का काम कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे हो जाता है मैंने आप सभी लोग को बता दिया। जैसे पसीना बह गया, ये भी तो बाष्पोत्सर्जन का काम हो गया, है ना। ऐसे पत्तियों में, ऐसे पादपों में भी होता है बाष्पोत्सर्जन का काम।
ठीक है, उसमें पत्तियों के माध्यम से होता है भैया। जैसे जो हमारा धूप निकलती है, धूप से जो अधिक जल होता है वो बाहर निकल जाता है, और जिससे हमेशा निरंतर हानि होती रहती है। इसलिए कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है? चूषण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे जल तथा लवणों को निरंतर गति होती रहती है। यानी अब जैसे एक चीज़ समझेंगे, जैसे ये पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर पत्ती लगी हुई है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? यहाँ से जल को निकालेगा, तो जल निकलेगा तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जल ऊपर की ओर बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा? जो जल है तथा खनिज लवण की निरंतर क्या होती रहती है? गति होती रहती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेता हूँ। और जल और लवणों का परिवहन इस माध्यम से हो जाता है। देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको छोटा कर देता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जलवाष्प है, ये जलवाष्प है, ये देखिए ये निकल रही है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये निकल रही ना। और यहीं से सीधे यहाँ से क्या होता है? खनिज लवण और जल ऊपर की ओर गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर ऊपर निकलेगा नहीं जलवाष्प तो ये हमारा ये जो खनिज लवणों का परिवहन है, जल का परिवहन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारा होता है क्या? वाष्पोत्सर्जन का काम होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तो पादपों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा भंडारण, जैसे अंग जैसे कौन कौन से? जड़ होता है, फल होता है, बीज होता है, विकसित विकासशील हिस्सों में प्रवाहित होता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहा जाता है। यानी फ्लोएम के माध्यम से जो निर्मित भोजन होता है वो कहाँ पर भंडारित हो जाता है? जड़, फल, बीज तथा विकासशील हिस्सों में प्रवाहित हो जाता है। और इस क्रिया को कौन सा क्या कहते हैं? स्थानांतरण बोला जाता है, ठीक है। तो यह कार्य चलनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए कोशिकाएं भी होती है, चलनी कोशिकाएं और सहचर कोशिकाएं इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ये जो काम होता है स्थानांतरण का काम इन्हीं दोनों के कारण होता है। आगे कि भोजन कणों का परिवहन ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में होता रहता है। अब जैसे भोजन कण क्या है? अब क्या ये नहीं कि हमेशा ऊपर ही भोजन जाएगा, नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ काम होता है। आगे बात कर लेते हैं। स्थानांतरण की क्रिया एक सक्रिय क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों की कोशिकाओं या भंडारण के स्थान से फ्लोएम ऊतक में होता रहता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ये एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी बताइएगा हमें, हम आपको समझाएंगे। अगला है, इसमें लिखा हुआ है कि यह ऊर्जा परासरण दाब बढ़ाता है, परिणाम स्वरूप जल बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है, ठीक है। यह क्रिया भोजन का परिवहन पादपों के समस्त हिस्सों में कायम रखती है, ठीक है। यहाँ समझिएगा कि परिणाम स्वरूप क्या होता है? जल बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है, ठीक है। जल क्या काम करता है? बाहर से फ्लोएम के अंदर से गति करता है। तो यह क्रिया क्या काम? यह क्रिया भोजन का परिवहन पादपों के समस्त हिस्सों में कायम रखने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पेज संख्या 124 पर देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि वृक्काणु के ऊपरी सिरे पर कप के आकार की रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट का निचला सिरा नली के आकार का होता है, जो मूत्र संग्राहक नलिका में खुलता है। बोमेन संपुट में बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, ठीक है। रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं। जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है। देखिए अब आप डायग्राम समझिए, पहले डायग्राम देखिए होता क्या है। आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझिए पहले। देखिए ये क्या है? ये बोमेन संपुट है, ठीक है। ये बोमेन संपुट होता है, ये किडनी होती है, ये वृक्क नलिका होती है, ये बोमेन संपुट होता है, ठीक है। वृक्क की धमनी की शाखा होती है, ये वृक्क शिरा की शाखा होती है, ये वाली वृक्क शिरा की शाखा होती है, और ये वृक्क धमनी होती है, ये वाली वृक्क की धमनी होती है, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। अब ये शिरा वाली हो गई, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब बात समझेंगे, ये बोमेन संपुट हो गया, ठीक है। ये कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये संग्राहक वाहिकाएं हो गई,
संग्राहक वाहिनी हो गई और ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्य के बारे में हमने अभी आपको बताया, ये कैसे होता फिर से एक बार समझिए आप लोग। देखिए वृक्काणु के ऊपरी सिरे पर एक कप के आकार का क्या होती रचना होती है, बोम्बेन संपुट कहा जाता है। चित्र में देखिए एक कप के आकार की रचना है, आप सभी को दिखाई पड़ रही है, ये वाली रचना एक कप के आकार की है। इसको क्या बोला गया, बोम्बेन संपुट बोला गया। आगे बात कर लेते हैं, देखिए ठीक है। बोम्बेन संपुट का निचला सिरा एक नलिकाकार नली होती है जो कि मूत्र संग्राहक नलिका में खुलता है। देखिए ये क्या हो गया, ये मूत्र संग्राहक नलिका हो गई। इसका आखिरी सिरा यहाँ पर अगर घूम घाम के जाओगे तो ये हो गया, ये कौन सी नलिका है, संग्राहक नलिका, मूत्र संग्राहक नलिका होती है। ठीक है, इसी के माध्यम से मूत्र बाहर की ओर आता है। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, बोम्बेन संपुट में बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। तो देखिए ये बहुत पतली भित्ति होती है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त वाली नलिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आगे। बोम्बेन संपुट में बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं। तो होता क्या है, कुछ मात्रा में जो होता है, बहुत मतलब जो मूत्र होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज अधिक मात्रा में या फिर अमीनो अम्ल या फिर लवण की कुछ मात्रा रह जाती है, पूरी नहीं छन पाती है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, जैसे जैसे मूत्र आगे की ओर बढ़ता है तुरंत उसका क्या हो जाता है, चयनित पदार्थ का पुनरावशोषण हो जाता है। यानी यहाँ से क्या काम कर लिया जाता है, उस पदार्थ से जो भी हमारा क्या है, जैसे अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, लवण है, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है और केवल मूत्र मार्ग से जो व्यर्थ पदार्थ है उसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये एक वृक्काणु की रचना हो गई। ठीक है, किसकी रचना हो गई, वृक्काणु की रचना हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए पादप निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हैं। पहला तरीका है कि अनेकों उत्सर्जक पदार्थ उत्पाद कोशिकाओं के धमनियों में भंडारित रहते हैं। पादप कोशिकाओं में तुलनात्मक रूप से बड़ी धमनियाँ होती हैं। नंबर 2, कुछ उत्सर्जक पदार्थ पत्तियों में भंडारित रहते हैं, पत्तियों की गिरने के साथ साथ में ये हट जाते हैं। नंबर 3, कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे रेजिन या गम विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में भंडारित रहते हैं। नंबर 4, कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे टैनिन, रेजिन, गम छाल में भंडारित रहते हैं। छाल के उतरने के साथ साथ में ये भी टूट जाते, हट जाते हैं। ठीक है, अगला है कि पादप कुछ उत्सर्जक पदार्थों का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये प्रश्न आपके सामने जो लिखा हुआ ये 125 पेज पर है, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है किससे, उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, आगे कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल वाहन के लिए होता है, याद रखिएगा। आगे क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है, सभी आवश्यक है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये स्वपोषी पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे क्या है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। वसा का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर की। ठीक है, याद रखिएगा, 6.5 से 7 मीटर लंबी आंत होती है। अगला क्या है, इसी का दूसरा आंसर, यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है, क्षुद्रांत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जिससे उस पर एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 क्या है, लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। लीवर का मतलब होता है यकृत। ठीक है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसका एमल्फीकृत क्रिया कहलाती है। यानी यह कौन सी क्रिया कहलाती है, एमल्फीकृत क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है
कि जो पित्त रस होता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का काम करता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आने का उम्मीद रहता है कि जो पित्त रस होता है वो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाने का काम करता है, ताकि अग्न्याशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। देखिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मतलब उनके लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, जैसे लाइपेज एंजाइम के लिए क्षारीय माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग माध्यम होना चाहिए, ठीक। आगे क्या है कि लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। देखिए लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है, वसा को किस में कन्वर्ट करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आगे क्या है कि पाचित वसा आंत में अंत में कहाँ होती है, आंत की भित्ति में अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जो पाचित वसा होती है, जो पची हुई डाइजेस्टिव फैट होता है हमारा, वो कौन मतलब अवशोषित कर लेता है, तो आंत की भित्तियाँ उनको अवशोषित करने का काम करती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो लार में, ठीक है, लार एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करती हैं, ठीक है। आगे इसमें है कि स्टार्च प्लस फ्लावरी एमाइलेज जो होता है वो क्या काम करने का काम करता है, शर्करा निर्माण करने में, शर्करा में परिवर्तित करने का काम होता है, ठीक है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो रोटियां होती हैं पहले वो मीठी नहीं होती हैं, लेकिन जैसे लार में मिलती हैं तुरंत मीठी हो जाती है। तो हमारे लार में फ्लावरी एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को, जो रोटी में होता है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को क्या काम करती हैं, जैसे इसके साथ मिलता है तुरंत शर्करा बन जाता है, और जिससे कि हमको रोटियां मीठी लगती हैं। आगे कि लार भोजन को नम रखती है, जो भोजन के बड़े, ठीक है, टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में चबाने तथा तोड़ने में मदद करने का काम करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह में जब लार होती है तो खाने का भी मन करता है, सही से चबाने का भी मन करता है, ठीक है, जिससे कि सलावरी एमाइलेज स्टार्च को प्रभावशाली तरीके से पाचित कर सके, ठीक। जब लार मिल जाता है तो आगे वो पचने के योग्य बन जाता है, नहीं तो अपच हो जाती है, गैस बनने लगती है। खाना अगर सही से लार अगर ना बने तो अपच हो जाती है, और जिससे हमारा पेट भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद क्या हैं, यानी इसके उप उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त है कि जैव कोशिका में क्लोरोफिल की उपस्थित होनी चाहिए। भैया स्वापोषी है तो सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल हो। दूसरा है कि जैव मतलब पादप की कोशिकाएं या हरे हिस्से में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वारा हो या आसपास के वातावरण के द्वारा हो, ठीक है। अगला क्या है कि पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्या है कि पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ठीक। अगला क्या है कि स्वापोषी पोषण के लिए सह उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो होता है स्टार्च यानी शर्करा, और जल और ऑक्सीजन, ठीक है। सह उत्पाद का मतलब उसके साथ साथ में कौन कौन सी चीज़ बनती है, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या इसकी अनुपस्थिति में होता है अवायवीय में, ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण इसमें होता है, इसमें अपूर्ण विखंडन होता है। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा होती है, और अवायवीय में अंतिम उत्पाद एथाइल अल्कोहल या फिर इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। हमने अभी इसके कल वाली वीडियो में इसको डिस्कस किया गया था, ठीक है। आगे है
कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज अणु 38 ATP अणु रखता है। याद रखिएगा कि ग्लूकोज अणु जो होता है उसमें 38 ATP अणु होते हैं, ठीक है, वायवीय श्वसन में। अवायवीय में क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज में 2 ATP के अणु होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ठीक है, अवायवीय में एक ग्लूकोज में 2 अणु होंगे ATP के और इसमें 38 होंगे, ठीक। आगे क्या है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण, यानी इसको ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है, कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि अगला चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है, पूरा अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वायवीय और अवायवीय श्वसन है। इसको आप लोग चाहे तो फ़ोटो खींच के रख भी सकते हैं, बाद में इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए आगे लिखा हुआ है कि जंतु में अवायवीय श्वसन होता है, कौन कौन से हैं, तो ईस्ट में होता है, परजीवी में होता है, टेपवर्म यानी फीताकृमि में होता है और एस्कैरिस आदि। ये 3-4 जंतु हैं जो उसमें अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार से अभिकल्पित होती हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके आंसर देख लेते हैं। कूपिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई होती है, जैसे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कूपिकाओं के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिक हो सके, ठीक। नंबर 2 है कि कूपिका की गुब्बारे के समान संरचना होती है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, रुधिर की औसत हीमोग्लोबिन मात्रा किसी भी लिंग में, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, 14.4 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है, ठीक है, यानी 100 ml में 14.4 ग्राम होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है तो इसकी O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है, यानी ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है तथा वह मानव O2 की कमी के लक्षण दर्शाने लगता है। जैसे इसमें कौन कौन से लक्षण हो जाएंगे, सांस का फूलना, अक्सर लोहे की कमी से एनीमिया का पहला लक्षण होता है, ठीक है, कौन कौन से, सांस का फूलना जो अक्सर लोहे की कमी से हुए एनीमिया का प्रथम लक्षण होता है, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन लास्ट था। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत नहीं आई है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा और फिर मिलूँगा अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और सभी लोग 8 बजे वाली क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। गुड नाइट सत्यम।